बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो गॉसेस लॉ जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, पढ़ा था, समझा था, वो क्या है। गॉसेस लॉ वॉज फाई इज इक्वल टू दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये गॉसेस लॉ है। और एक हमने फाई की बाय डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए cos theta. Remember these two formulae for phi. One out of these, this is the Gauss's law and that is the definition for flux. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इस गॉसेस लॉ को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस के इस लॉ को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मीन्स कि चार्ज हम कहीं पे भी अगर स्प्रेड कर दें या कहीं पे भी जिस तरह की भी कंडीशंस में चार्ज स्प्रेडेड है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। अब वो जो चार्ज स्प्रेडिंग है या कौन कौन से केसेस हैं एप्लीकेशन के लिए, वो आपके बुक में 3 तरह के केसेस डिस्कस हुए हैं। उससे पहले तो वो मैं यहाँ बता देती हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने आपको कहा कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन ये है कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस सिर्फ 3 तरह के आपके बुक में डिस्कस हुए हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ होलो चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर ले लें, ठीक है, स्फीयर यानी कि कोई भी बॉल लाइक थिंग, और वो हॉलो हो, यानी कि आप समझ लेंगे जैसे फुटबॉल है या आपका वो क्या कहते हैं बास्केटबॉल है। सच बॉल्स स्फेरिकल बॉडीज विच आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली हैं। ठीक है, तो अगर उनकी सरफेस में हम चार्जेस फैला दें यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो हाउ वुड वी बी फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट। वैसे तो आउटसाइड भी मालूम कर सकते हैं, सॉलिड बॉल की भी मालूम कर सकते हैं डिफरेंट, लेकिन बुक में आपके सिर्फ ये एक केस डिस्कस हुआ है कि स्फेरिकल बॉडी है तो और हॉलो है, और अगर उसको हम चार्ज कर दें किसी तरह से भी, स्प्रेड चार्जेस ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, तो वो हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मालूम करेंगे। फिर दूसरा केस है आपकी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने का, क्योंकि यही उसकी यूटिलिटी यहाँ पे हमने पढ़ी है, ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ तो ये स्फीयर वाला केस था कि इसके सरफेस पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी किस्म के चार्ज को, या एक ही तरह का चार्ज होगा लेकिन चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको हम अगर स्प्रेड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे। ये है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज मीन्स कि हम एक जैसे पेपर ले लें, ठीक है, पेपर इज अ सिंपल शीट। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मीन्स उसकी डायमेंशन बहुत लार्ज हैं, लेंथ ब्रेड्थ काफ़ी बड़ी शीट को कहा जा रहा है। तो इसमें अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अराउंड हम नियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज नियर इट, ठीक है, इसके करीब यहाँ पर या यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर के अंदर मालूम करना चाहते हैं, इनसाइड। ठीक है, इसमें है ड्यू टू वन, हम कोई एक पेपर ले लें या कोई शीट ले लें, उस पर अगर हम चार्ज स्प्रेड कर दें तो उसके अराउंड नियर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको मालूम करने के लिए विल बी यूजिंग गॉसेस लॉ। तीसरा केस डिस्कस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब वो इसी केस का, ये जो सेकंड केस हमने बात की कि एक शीट ऑफ पेपर है, ऐसा दूसरा शीट ऑफ पेपर भी आप ले लें और उन दोनों को साथ साथ रख लें, तो ये पैरेलल भी हो जाएंगी और अपोजिटली चार्ज आप कर लें। एक अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो आप दूसरी जो है वो उसको आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लें, और दोनों को जब साथ साथ रख लेंगे तो दैट वुड फॉर्म विच डिवाइस, डू रिमेंबर, याद आया कुछ? जी, क्लास 10 में पढ़ा था आपने कैपेसिटर्स। ठीक है, नहीं भी याद आया तो आप याद कर लें। तो कैपेसिटर की तरह की चीज़ बन जाएगी, यानी कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आपने रख दी है। तो फिर अब इस थर्ड केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स बिटवीन देम मालूम करना है। ठीक है, एक ये पैरेलल प्लेट, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, वन ऑफ द प्लेट्स इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज, तो इनके दरमियान में कहीं पे भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमने मालूम करना है। तो दीज आर द वेरी फ्यू केसेस विच हैव बीन डिस्कस्ड इन योर बुक। ठीक है, तो अब वरना तो बहुत सारे केसेस होते हैं। अब
इनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप है ना, दीज आर द स्टेप्स आई हैव रिटन हियर, कि हमें एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इमेजिनरी। एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, हमें एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, और वो कैसी होगी? इट वुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी, जैसे यहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अबाउट जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी वेरी इजी टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सच अ सरफेस। ऐसा सरफेस, वो गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होनी चाहिए इस स्फेरिकल बॉडी के अराउंड, या इस इनफाइनाइट शीट के अराउंड, या इन पैरेलल प्लेट्स के अराउंड, कि उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो। ठीक है, तो ये भी हम जब एग्जांपल अभी करेंगे ना, तो आपको ये सारी स्टेप्स समझ आ जाएंगी कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस। पहले केस से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर अभी आपको थोड़ा सा नहीं भी, अभी कंफ्यूजन भी अगर हो रही है थोड़ी सी कि अच्छा ये कैसे होगा, तो वो अभी हम ये केस करेंगे तो इट वुड बी, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है, और अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट कैलकुलेट क्यू। और जब आपने गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिन कर ली कि कौन सी हमने सेलेक्ट की है गॉसियन सरफेस जो कि जिनमें ये फीचर्स हों, उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज थ्रू दैट गॉसियन सरफेस, कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज कितना है। क्यों मालूम करेंगे? क्योंकि आपने ये गॉसेस लॉ में क्यू भी तो कैलकुलेट करना है ना। देखिए, फ्लक्स इजीली कैलकुलेट हो सकता हो और क्यू आ जाएगा, तो आप इससे जब फ्लक्स आ जाएगा तो ये फ्लक्स से आप यहाँ इस फॉर्मूले में आप जाएं तो यहाँ से आप ई भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मकसद ये है कि हमने ई मालूम करना है यूजिंग गॉसेस लॉ। तो अब यूजिंग गॉसेस लॉ, आपको गॉसेस लॉ में क्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट तो पता है कांस्टेंट है, फाई और क्यू पता लग जाएगा, तो आप फाई यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, पर यूनिट एरिया लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट दोज आर द स्टेप्स। सेकेंडली, ई इज टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट ई, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ई, फिर दैट इज द फाइनल थिंग जो आपने यहाँ कैलकुलेट करनी है। यानी कि फर्स्ट स्टेप है गॉसियन सरफेस, दूसरा स्टेप है क्यू मालूम करने का। ये दोनों आ जाएंगे तो आपके पास ई आ जाएगी फाइनली। अच्छा, अब हम आते हैं इन दोनों केसेस को मैं रब ऑफ कर देती हूँ, और इसके बाद हम आते हैं पहले वाले केस पे। ठीक है, इन दो केसेस को मैं अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, नॉट हियर। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। वो क्या है हॉलो चार्ज स्फीयर? अब देखें, चार्ज स्फीयर लिया आपने, एक हॉलो स्फीयर लिया, उसमें चार्ज स्प्रेड कर दिया बाय सम मींस। अब दिस इज अ स्फीयर ऑफ पर्टिकुलर रेडियस सपोज, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है, तो आई शुड ड्रॉ दिस फिगर अ बिट लार्जर। ये ऐसे ले लें। हमने ये एक सरफेस ले ली है, योर स्फेरिकल सरफेस, जिसके अराउंड हमने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अब हम अब सबसे पहला काम करना है गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी है, विच मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ठीक है, तो वो मैं कौन सी सरफेस यहाँ पे मुझे सबसे इजीली नजर आ रही है जो कि सिमेट्रिक भी हो, वो है एक ऐसा स्फीयर विच इज अ बिट स्मॉलर देन दिस sphere about which we want to calculate the electric field intensity inside it। ठीक है, तो अब ये जो मैं सरफेस ले रही हूँ, ये एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर रही हूँ इमेजिनरी, जिसका के रेडियस जो है वो r डैश, which is r dash is smaller than r, obviously it is seen very easily। अब क्या करेंगे कि हम नाउ इमेजिन स्फीयर, ये कर लिया आपने, और उसके बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है, सरफेस आपने वो इमेजिन कर ली, फर्स्ट कैलकुलेट क्यू इनसाइड इट। तो अब यू सी कि फाई इज इक्वल टू, अब हमने फ्लक्स मालूम करना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने कहा था कि गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी हो और सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे जो सबसे सिमेट्रिक बॉडी नजर आ रही है वो स्फीयर ही नजर आ रही है, इसलिए मैंने स्फीयर ले लिया जो जिसको मैं कहूँगी कि गॉसियन सरफेस है। क्योंकि यहाँ मैं कोई क्यूब ले लूँ, यहाँ मैं कोई कोन ले लूँ, वो मुझे इस स्फीयर के अराउंड सिमेट्रिक नहीं लगेगी। सबसे जो नियरेस्ट सिमेट्रिकल फिगर आ रही है वो स्फीयर ही आ रही है। ठीक है, तो मैंने एक स्फीयर ले लिया ऑफ अ बिट स्मॉलर रेडियस आर डैश। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया। अब मैं क्या करूँगी, कैलकुलेट क्यू
एट सम पॉइंट। अब ये वो गॉसियन सरफेस है विच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एट विच आई वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉसियन सरफेस की ये भी एक फीचर यहाँ पे आई शुड हैव रिटन कि दिस गॉसियन सरफेस फोर्थ पॉइंट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट about which you want to calculate E। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अब ये देखिए ये वो पॉइंट है, ये या ये कहीं पे भी अंदर जो जहाँ पे भी लेना था मैंने उतने ही रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली, इमेजिनरी, जिसको मैंने गॉसियन सरफेस कहा। अब मैं क्यू कैलकुलेट करूंगी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू मैं कैलकुलेट करूंगी ताकि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूं, तो क्यू इनसाइड फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस मैं मालूम कर रही हूँ। ठीक है, नाउ आई एम एक्चुअली फाइंडिंग आउट द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ये जो फ्लक्स है थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस मालूम करने के लिए मुझे क्यू पता होना चाहिए। अब इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई क्यू है, देयर हैज बीन नो चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इट, क्योंकि हमने इनिशियली सपोज किया था कि ये एक हॉलो स्फीयर है जिसकी सरफेस पे चार्जेस हमने स्प्रेड किए हुए हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो दैट मीन्स के क्यू इज but here we see that q is 0, तो phi of the Gaussian surface जो है वो हमें क्या मिल रही है, it is coming out to be 0 by epsilon naught, that is 0, यानी कि flux inside this Gaussian surface is coming out to be 0, flux 0 आ गई। अब हम आते हैं phi की डेफिनेशन पे, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, या आप कह लें कि it is E dot A। ठीक है, और अगर मैं इसको सिंपली लिख लूँ तो ई ए कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा देखें ये जो एरिया है वो हमेशा हम अगर फ्लैट सरफेस भी ले लें, कोई भी मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लें तो वो फ्लैट होगा, और एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू इट होगा, ये एरिया का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी इस तरह से हर डायरेक्शन में। वी विल सी के ए और ई के दरमियान जो है वो थीटा हमेशा 0 होगा, तो cos 0 1 रहेगा, फाई हमेशा हमारे पास ई ए ही आएगा इस तरह के केस में। तो अब ये दोनों में वी सी दैट के फाई इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे ई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज कमिंग आउट टू बी 0, तो इसका मतलब है कि अब दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अस कि देखें एरिया तो 0 नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी 0, so we see that E is 0, so we conclude that E is equal to 0 for a hollow charged sphere। So finally we see that a wonderful thing कि अगर हम कोई कंडक्टिंग स्फीयर ले लें या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, हर तरह के केस में अगर हमने चार्ज स्फीयर लिया, चार्ज उसके सरफेस पर डाल दिए, तो अंदर जो है इट वुड बी अ फील्ड फ्री रीजन। वी सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर 0 होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये गॉसेस लॉ अप्लाई करके मालूम हुआ कि इट वुड बी फॉर्मिंग सच टाइप ऑफ बॉडी विल बी फॉर्मिंग अ फील्ड फ्री रीजन इनसाइड इट। ठीक है ना, दैट इज द एडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ सरफेस हियर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल बल्कि एप्लीकेशन यहाँ पे गॉसेस लॉ की पढ़ी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ज़रूर यहाँ इसी तरह लिखें और बोर्ड एग्ज़ाम में, और यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस। ठीक है, आई होप यू हैव फॉलोड द स्टेप्स हियर, फॉलोड द थ्योरी हियर। ओके, चलें अगले वीडियो तक या अगले जो मैं अगले आर्टिकल्स लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।